फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज हम सिक्किम के विलय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को नोट्स के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 7th पे आधारित है। इस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसमें कि हम भारत के विभिन्न भागों में समय के साथ उभरे क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम किस प्रकार से सिक्किम का भारत में विलय किया गया, इन चीज़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सिक्किम हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा राजतंत्र था आज़ादी के समय, जिस पर चोग्याल का शासन था। चोग्याल एक्चुअली वहाँ के जो शासक जो थे उन्हें कहा जाता था, जो वहाँ के किंग होते थे उनको चोग्याल कहा जाता था। राजतंत्र के समय स्वतंत्रता के समय सिक्किम पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। यानी कि सिक्किम भारत के अधीन तो था, लेकिन पूर्ण रूप से सिक्किम भारत के अधीन नहीं था। सिक्किम के रक्षा और विदेश जैसे मामलों को भारत सरकार के पास में था, और आंतरिक शासन यहाँ के जो राजा चोग्याल थे वो खुद ही देखते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद भी सिक्किम के भारत का पूर्ण रूप से अंग नहीं था, और सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। यानी कि सिक्किम भारत के अधीन ही स्वतंत्र रूप से था। और जो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, रक्षा विभाग, विदेश विभाग और संचार विभाग, यह भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता था। और जो सिक्किम का आंतरिक शासन था, वो जो वहाँ के राजा होते थे वो खुद ही संभालते थे। अब हम सिक्किम की जनसंख्याकी के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे डेमोग्राफिक सिचुएशन थी, और क्या ऐसी वजहें थी जिस वजह से सिक्किम में एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग उठी वहाँ के लोगों के द्वारा। तो इस चीज़ को समझने से पूर्व हमें सिक्किम के जनसंख्यांकी स्थिति को समझना पड़ेगा, और यह जनसंख्यांकी स्थिति 1970 के दशक के संदर्भ को दिखाता है। तो दोस्तों, सिक्किम में जो मुख्य रूप से 3 प्रमुख समुदाय रहते हैं, जिसमें कि एक नेपाली है, जो कि यहाँ पे 60 और 70 के 19वीं और 20वीं शताब्दी के दशक में आए, और 60 से 70% तक इनकी जनसंख्या थी उस समय पे। दूसरी जो है वो भूटिया समुदाय है और लेपचा समुदाय है। तो दोस्तों, जो नेपाली समुदाय है यह यहाँ पे बहुसंख्यक था सिक्किम में, और आबादी में जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये आए थे, और आबादी में जो इनकी जो हिस्सा है वो 60 से 70% की थी। और इनका जो मुख्य कार्य था वो कृषि और व्यापार से संबंधित कार्य में ये सक्रिय रहते थे, ये समुदाय, नेपाली भाषी समुदाय। और ये नेपाल से माइग्रेट होकर के सिक्किम आए थे। जो दूसरी है वो भूटिया समुदाय है। यह समुदाय पारंपरिक शासक वर्ग से जुड़े थे, यानी जो वहाँ के शासक होते थे वो इन्हीं वर्ग से होते थे। चोग्याल राजवंश जो थे इसी समुदाय से थे। और लेपचा, ये सिक्किम के मूल निवासी माने जाते हैं, और इनकी भी जनसंख्या कम थी, परंतु सांस्कृतिक रूप से ये मजबूत माना जाता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूटिया और लेपचा के मुकाबले जो नेपाली समुदाय है वो सिक्किम में बहुसंख्यक थे। तो यही वजह है कि यहाँ से राजनीतिक असंतोष की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, सिक्किम में चोग्याल के शासन खत्म करने की मांग का जो मुख्य कारण था, अगर हम इस बात को देखें, तो सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा जो था वो नेपालियों का था। और नेपाली मूल के लोगों के मन में यह भाव घर कर गया था कि जो चोग्याल वहाँ के शासक थे वो अल्पसंख्यक लेपचा और भूटिया के एक छोटे से जो अभिजन वर्ग के लोग थे, तबके के लोग थे, उनके ऊपर शासन कर रहे थे। और उन्हें ऐसा लगा कि ये उनके इन तबके का शासन उन पर जो है लादा जा रहा है। इस कारण चोग्याल विरोधी समुदाय के नेता चोग्याल का विरोध करने लगे, और भारत सरकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए सहायता मांगने लगे। दोस्तों, इसी समय में भारत सरकार ने इन्हें सहायता भी प्रदान किया। और यहाँ पे जनमत संग्रह और विलय से संबंधित अगर हम तथ्य को देखें तो 1974 में सिक्किम विधानसभा का पहली बार जो है लोकतांत्रिक चुनाव होता है आज़ादी के बाद, और इस चुनाव में सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिला, और यह पार्टी सिक्किम का भारत में विलय के पक्षधर थी। और इसके बाद में 1975 में सिक्किम विधानसभा द्वारा सिक्किम का भारत में पूर्ण रूप से विलय के लिए एक जनमत संग्रह कराने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया सिक्किम विधानसभा के द्वारा। 1975 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें भारी बहुमत से लोगों ने भारत में विलय का समर्थन किया। इसके बाद भारतीय संसद ने 36वां संविधान संशोधन पारित किया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया
गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इस प्रकार से सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बनता है। और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना था। तो अब अगर विवाद देखें, सिक्किम को भारत में विलय से संबंधित जो विवाद था वो यह था कि चौग्याल ने इस फैसले को नहीं माना और उसके जो समर्थक थे वो भारत सरकार पे साजिश रचने और बल प्रयोग का आरोप लगाया उन्होंने। और इसके महत्व को अगर हम देखें, सिक्किम के विलय के महत्व को, तो भारत की क्षेत्रीय एकता इससे मजबूत हुई। सिक्किम में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ वहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एक नेता है जो सिक्किम कांग्रेस से संबंधित है, उनके बारे में भी जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। सिक्किम के लोकतंत्र इनका नाम है काजी लेंदुप दोरजी खांग सरपा। तो आप खांग सरपा के नाम से याद रख सकते हैं। सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता थे ये। सिक्किम प्रजामंडल एवं सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक थे और 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया था और चुनाव में विजय के उपरांत सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक थे। और ये एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने विलय भी किया। तो इस तरीके से सिक्किम में ये नेता महत्वपूर्ण थे और आप इनका नाम याद रखेंगे कि किस प्रकार से सिक्किम के विलय में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1962 में खांग सरपा के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सिक्किम के विलय से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।